हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है। यदि पुराने बुक्स में आप देखोगे तो चैप्टर 4 है बच्चों, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि क्या है, एक लेक्चर में हम अभिक्रिया की कोटि को समझाएंगे और दर स्थिरांक की इकाइयां हम निकाल कर आपको बताएंगे कि कैसे दर स्थिरांक की इकाइयों को निकालना है। और अगले लेक्चर में हम लाएंगे अभिक्रिया की अनुसंगता। हम कोशिश यही करते हैं बच्चों कि भले ही छोटा सा लेक्चर रहे लेकिन एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। तो फिलहाल अभी देख रहे हैं आप लोग अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि में सबसे पहले आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसे पदार्थ में जब आपस में क्रिया होती है और नए उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और क्रिया कर नए उत्पाद का निर्माण करते, नए पदार्थ में परिवर्तित होते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास दो पदार्थ है H2 और Cl2। यहां पर देखिएगा H2 और Cl2, ठीक। ये आपस में दोनों अणु मिलेंगे और HCl का निर्माण करेंगे तो यहां पे 2HCl बन गया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर के आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, मतलब अंदर से अणु परमाणु आपस में जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके या आयन का स्थानांतरण करके, तब इस प्रकार की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने कहा कि इसमें दो भाग होते हैं बच्चों। एक तो आपका अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक, और दूसरा होता है आपका उत्पाद। यदि रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न कराते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के अणु हैं, हाइड्रोजन का अणु और क्लोरीन का अणु, ये आपके अभिकारक कहलाएंगे क्योंकि आपस में मिल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो हमारा HCl है ये बनने वाला उत्पाद है बच्चों। HCl क्या हमारा बनने वाला उत्पाद है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जो हमें मिलता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, और जो बनेगा उसे उत्पाद के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने यहां पर अभिकारक समझ लिया। अभिकारक का दूसरा नाम यदि कोई आपसे कह दे तो इसका दूसरा नाम है बच्चों क्रियाकारक, और उत्पाद का क्रियाफल। क्रियाकारक मतलब क्रिया में भाग लेने वाले कारक क्रियाकारक कहलाते हैं, अर्थात क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक कहलाते हैं। लेकिन जब अभिक्रिया संपन्न होती है उसके फलस्वरूप कुछ नया पदार्थ बनता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, क्रियाफल के नाम से जानते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। अब इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया गया। बोले कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो बोला गया भाई कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कई सारे अणु भाग ले रहे हैं ना। जैसे अभी आप देखो H2 का एक अणु है और Cl2 का एक अणु है, और भाग लेकर के दो अणु यहां पर भाग लिए हैं। अब दो अणु भाग लिए हैं, दोनों यदि आपस में क्रिया कर लिए तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लें और उसमें से कितने अणु वास्तविक रूप से क्रिया कर लिए, वो उसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। भाई अभिकारक शब्द से क्लियर है ना। अभिकारक में ऐसा ना हो जाए कि सर अभिकारक क्या है, अरे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही अभिकारक हैं। तो अभिकारकों के अणु या परमाणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के दर को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा मैं एक अलग लॉजिक से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। अलग लॉजिक मतलब ये अलग सा लॉजिक क्या है सर, ये लॉजिक है क्या। अरे देखो भाई, जैसे मैं कहता हूं कि एक मान लीजिए घर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और इसमें 15 मजदूर काम करने आए। कितने मजदूर, 15 मजदूर काम करने आए। लेकिन 15 में से केवल और केवल 10 ही ऐसे मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, जो वास्तविक रूप से इस घर का निर्माण कर रहे हैं। तो 15 में से जो 10 है ये आपकी अभिक्रिया की कोटि कहला जाएगी। और ये 15 के 15 जो भाग ले रहे थे ये अणुसंख्या ही, इतने अणु आए
और वास्तविक रूप से जो क्रिया में भाग लिए वो 10 है, तो ये आपके 10 जो है ये कोटि कहलाएगा बच्चों। यानी रासायनिक अभिक्रिया में आपने कहा कि भैया हमने एक पात्र लिया और पात्र में दो चीजों को हमने मिला दिया। अब हमने कहा कि भाई साहब दो चीजों को मिलाया है, जैसे आपका H2 था, इसका मान लीजिए 5 मोल है मान लीजिए, और आपका Cl2 है, इसका भी 5 मोल है। लेकिन जब आपस में ये क्रिया करते हैं तो इसके केवल 2 मोल ही भाग लेता है, इसका भी 2 मोल भाग लेता है। तो फिर इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि ये 5 और 5 10 थे, तो ये 10 कोटि नहीं हो जाएगा, ये बल्कि 2 और 2 4, इसकी कोटि ऑर्डर 4 हो जाएगी। अभी समझ में नहीं आया होगा भाई, मजदूर 15 आए, लेकिन वास्तविक रूप से उस घर का निर्माण कितने लोग कर रहे हैं? केवल 10 ही। यानी उस घर के निर्माण में केवल 10 मजदूर ही भागीदारी निभा रहे हैं। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक साथ उत्पाद बन जाए। भाई मैंने कहा ना कि 10 मोल हमने H2 ले लिया, 10 मोल Cl2, और जब बना पदार्थ तुमने देखा 3 ही मोल, बाकी कहां चले गए? बाकी सब बैठे हैं, तो क्या सबके सब कोटि हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, सबके सब कोटि नहीं होंगे। जो वास्तविक रूप से क्रिया का निर्धारण कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, वही उसकी कोटि है। मतलब बोला तो गया है ना कि अभिकारक के अणु या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है, जो अभिक्रिया के दर को निर्धारित करती है, जो अभिक्रिया को संपन्न कराती है। जैसे मान लीजिए कहीं लड़ाई दंगा हो रहा है और 10 लोग दौड़े, 10 लोग दौड़े, बोले आज सर तो फोड़ ही देना है, लेकिन जब वहां पर गए तो केवल 2 ही लड़का इतना एक्टिव था कि लड़ाई किया, बाकी 8 लोग साइड हो गए। तो मारने वालों की संख्या कितनी हो गई? 2। लड़ाई करने वालों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो फिर किसने मारने की क्रिया को बनाया? 2 लोग। बाकी के बाकी तो सब देखने वाले हैं, तो खड़े रह गए। तो क्या उनको भी हम कोटि मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ऐसे ही 50 अणु रासायनिक अभिक्रिया के लिए दौड़े, ये हम भी टक्कर करेंगे, हम भी टक्कर करेंगे। सबकी एक निश्चित देहली ऊर्जा होती है, देहली आवृत्ति होती है, उससे कम आवृत्ति पर वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो भाई गए तो गए, 50 अणु गए, हम टकराएंगे, लेकिन उसमें केवल 10 अणु ही टकराए, तो फिर उसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 10। बाकी 40 क्या कर रहे हैं? तमाशा देखने वाले बंदे हैं जो कि खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें समझ में आ रही ना? एकदम माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है? कि भाई जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है उसमें वास्तविक रूप से जो अभिक्रिया में भाग लिया नहीं, बल्कि जो दर को निर्धारित किया, जो अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद किया। मैंने इसीलिए कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लाया कि भैया कई सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके दैनिक जीवन में, तभी वो समझ में आएगा। इसको निर्धारित करने के लिए बोला गया कि इनकी सांद्रता को हम मानकर चलेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक अभिक्रिया है, कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए स्मॉल a उसकी मात्रा है, कैपिटल A पदार्थ है, स्मॉल b उसकी मात्रा है, ये अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद बनेगा ये क्रियाफल। क्रियाफल का मतलब बच्चों उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? उत्पाद। ठीक है, क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अब इसमें मैं आपसे कह दूं कि ये दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकलेगा बच्चों, ये के स्थिरांक है, a का पावर आपका कितना है? स्मॉल a है, स्मॉल a, और b का पावर आपका, ऐसा ना करो आप, ठीक है? आप ऐसा कर लो कि मान लीजिए a तो मात्रा है, तो मान लीजिए पूरा का पूरा यदि भाग ले रहा है, तो यदि आप यहां से कोटि इससे निर्धारित करोगे। यदि मान लीजिए पूरा का पूरा भाग नहीं ले रहा है, कुछ भाई तमाशा देखने वाले हैं, तो m और n कर दिया। m n का मतलब ये हुआ कि m में से a में से कुछ भाग यहां पर अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं, b में से कुछ भाग जो n भाग अभिक्रिया की दर को निर्धारण करते हैं, बाकी सब आराम से सो रहे हैं। ये होता बच्चों, ठीक है? तो यदि आपसे कोई कह दे कि अभिक्रिया देखकर आप बता दो कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो आप नहीं देख सकते जब तक कि इसका प्रायोगिक आप निर्धारण नहीं करोगे बच्चों, ठीक? यहां पर देखो अभिकारकों के रो, ये परमाणु की संख्या जो दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के दर नियम समीकरण के अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाए गए समस्त घातांकों के योग के तुल्य होता है। जैसे यहां पर मैंने आपको समझाया बच्चों, ये मेरा समीकरण है, थोड़ा समझिएगा इसका। यदि हम आपसे कह दें कि इसकी यदि कोटि आप निकालोगे तो फिर आप कहोगे a प्लस बी के बराबर होता है। यहाँ पे यदि 2 नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो अभिक्रिया की कोटि आएगा और इससे इकाई पूछा जाता है बच्चों,
ठीक है। जैसे इसके कई सारे एग्जांपल्स लेकर चल रहे हैं, मान के चलता हूं सिंपल रूप से, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि मान लीजिए ए आपका क्रियाफल है, ठीक है, ए आपका पदार्थ है, क्रियाफल का निर्माण कर रहा है। तो आपसे कह दे इसमें कोटि कितनी होगी, कोटि कितनी होगी बच्चों, तो कोटि के लिए रेट आप के इंटू 1 हो जाएगा, मतलब रेट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रेट 1 है, सॉरी कोटि 1 हो जाएगा, कोटि 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 आपका 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे इसके अलावा भी आप लोग समझो कि मैंने कहा कि a प्लस बी है और ये आपस में क्रिया करके क्रियाफल बना रहा बच्चों, क्रियाफल। तो यदि हम रेट कहेंगे तो आप कहोगे सर k a⁻1 1 भाग है b⁻1, और फिर यदि आपसे कह दिया जाए कोटि तो कोटि आप कहोगे कि सर 1 + 1 = 2, ऐसे आप निर्धारित करोगे। मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं कि 3a है और ये बनाता है क्रियाफल, क्या बनाता है बच्चों, क्रियाफल। तो फिर आप रेट कैसे निर्धारित करो, के सांद्रता को हम घात के रूप में लिखते हैं, तो कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों, कोटि 3। अभी तो हम क्रिया अब क्रिया को देखकर समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रायोगिक अध्ययन होता बच्चों, ऐसे ही नॉर्मल नहीं कर सकते अपन लोग। जैसे मैंने आपसे कहा a + b + c, और ये क्या बनाता बच्चों, क्रियाफल, क्या बनाता है, क्रियाफल। तो रेट कितना हो जाएगा, k इंटू a⁻1 b⁻1 c⁻1। तो कोटि कितना होगा बच्चों, कोटि कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो कोटि कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया की कोटि होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। कहने का मतलब जब n का मान आपका 0 है तो आपका 0 कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। जब n का मान 1 हो जाएगा वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया, यदि n का मान 2 हो गया द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। आगे चलकर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे ना, इसलिए तो हम आपको समझा रहे हैं बच्चों, इसलिए तो आपको समझा रहे हैं। कभी कभी एग्जाम्पल्स पूछ देता कि 0 कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बताओ, 0 कोटि की अभिक्रिया। तो प्रायोगिक अध्ययन से ही हम इनका निर्धारण कर सकते हैं, बाकी नहीं निर्धारित। जैसे आप एक एग्जाम्पल तो लिख ही लो, जैसे 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 कोटि की अभिक्रिया एग्जाम्पल्स में एक लिख ही लो, अब भी क्या भी लिखो, मतलब n बराबर आपका 0 है। तो इसके लिए आपका अभिक्रिया है यहाँ पर 2NH3 है, ये 0 कोटि होता है। वास्तविक रूप से ये प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म करते हैं अमोनियम को, तो ये N2 अलग हो जाता है और यहाँ पर 3H2 अलग हो जाता है। ये आपकी 0 कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो। अभी इतना जल्दी समाप्त नहीं हो रहा व्यंजक, अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा, थोड़ा सा इतना क्लियर कर लो। ठीक है, 0 कोटि का अभिक्रिया। प्रथम कोटि का अभिक्रिया यदि आपसे कोई पूछ दे तो प्रथम कोटि का भी मैं एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ। 0 कोटि का आपने लिख लिया, चलो प्रथम कोटि का मैं बता देता हूँ। प्रथम कोटि आप ले लो, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड है, ये टूटकर H2O + ½ O2 में अलग हो जाता है। ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब बच्चों चलते हैं अपन लोग यहाँ से इकाई कैसे निकालेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि का इकाई, अभिक्रिया की कोटि का मतलब है अभिकारक, अभिकारक मतलब पदार्थ की संख्या, पदार्थ अर्थात एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। भाई अभिक्रिया की कोटि क्या है भाई, समझो ना थोड़ा सा। जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो एक निश्चित आयतन में उसकी मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ना। जैसे हमने पानी में शक्कर मिलाया तो शक्कर की मात्रा डिपेंड करेगी ना भाई, कि कितना शक्कर है, तब ना H2O से क्रिया करेगा। सही है कि नहीं है। तो इसकी इकाई के लिए हम क्या करते हैं, पदार्थ की मात्रा को हम मोल कहते हैं, और एक निश्चित आयतन में तो लीटर, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अभिक्रिया की दर इकाई आपने क्या पढ़ा बताओ, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या पढ़ा आपने। थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूं। देखिए रेट, अभिक्रिया की दर की इकाई, आप पहले आप दर की इकाई बताओ। अभिक्रिया की दर, रेट बराबर क्या पढ़ा आपने, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड समय के साथ। ठीक है, ये आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये अभिक्रिया की दर की इकाई है। क्योंकि सांद्रता का इकाई होता बच्चों, सांद्रता का इकाई होता मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या लीटर। ठीक है, और जब अभिक्रिया की दर हम पढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर पढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर, तो ये होता है समय के साथ कितना परिवर्तन होता है। तो ये आपका सांद्रता है, तो इसका हो जाता है मोल प्रति लीटर या लीटर, और इसका हो जाता है सेकंड, सेकंड ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।
तो जब हम आपसे कहें कि इसका निर्धारण कैसे करोगे भाई, इसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसके निर्धारण के लिए बच्चों आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि चूंकि हमने कहा रेट, ये रेट जो है वो k इंटू आपका जो भी a है, a का पावर मान लीजिए m है और b का पावर n है, मतलब इनके सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां पर c का पावर n कर सकते हैं, c का पावर n मतलब सांद्रता का पावर n, सही है कि नहीं। तो यहां से आपका रेट निकल जाएगा और k का इकाई, k की इकाई के लिए अर्थात बच्चों, अर्थात दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई के लिए यदि हम निकालना चाहेंगे तो आप कहोगे सर k बराबर r अपान c के पावर n हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई या शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई। कैसा कहा मैंने बच्चों, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए n बराबर 0 मतलब k r c के पावर 0 मतलब ये r, यानी शून्य कोटि के लिए k की इकाई जो r की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये आपके शून्य कोटि के लिए इकाई निकल कर आ गया। दर स्थिरांक की इकाई बोल रहे हैं, दर स्थिरांक, शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई। अब बच्चों यदि आपसे कहा जाए कि दूसरा नंबर आप लिखो प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए k बराबर r c पावर 1, r का क्या है, रेट का क्या है, इसका तो यही है भाई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और c का मतलब क्या है, सांद्रता, सांद्रता का क्या होता है, मोल प्रति लीटर तो ही होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर, इससे खत्म, तो k का इकाई आ गया सेकंड का इनवर्स। यदि कोई आपसे पूछ दे कि प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई, तो आप कहोगे सेकंड इनवर्स। क्या बच्चों, सेकंड इनवर्स। इसके बाद अगले स्टेप में आ जा रहा है, इसका मान n का मान कितना था, 1 था बच्चों। अगले स्टेप में आ जाएगा आपका द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2, k बराबर r c का पावर 2। ठीक है, अच्छा मतलब r का तो आप लोगों को सबको पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय, ये आपका सांद्रता है ना, मोल लीटर इनवर्स होता है तो मोल स्क्वायर लीटर के पावर -2 हो जाएगा। भाई 2 है तो 2 करना पड़ेगा, सांद्रता का मोल प्रति लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स करेंगे। देखो बच्चों, 1 मोल से 1 मोल कटेगा, 1 लीटर से 1 लीटर बचेगा, लीटर ऊपर चला जाएगा तो लीटर माइनस का प्लस हो जाएगा और ये सेकेंड का इनवर्स रहेगा। ये लो, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, 1 मोल भी बचेगा तो ऊपर चला जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। अब आप सही है, ये मोल जाएगा ना, 1 मोल से मोल कट गया तो मोल इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं तृतीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए बस कुछ नहीं है, यहां पर एक और बढ़ जाएगा, तृतीय कोटि के लिए तो 1 और बढ़ा दो, मोल का पावर -2 हो जाएगा, लीटर का पावर आपका 2 हो जाएगा और सेकंड का वही रहेगा, सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं। आप और 1 बढ़ाओगे 3 हो जाएगा, तो 1 से कटेगा 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा ना, ऊपर जाएगा। प्रोसेस वही है। तो दर स्थिरांक की इकाई चाहे प्रथम चाहे द्वितीय चाहे तृतीय चाहे चतुर्थ कोटि के लिए आ जाएगा दर स्थिरांक की इकाई। अब कहोगे सर एग्जाम में कहा आएगा, कुछ आने वाला है? अरे सब कुछ आएगा, आप लोग पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा भाई, यदि आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हम बेसिक से सोचते हैं, यदि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रॉपर रूप से। जैसे यहां पर आप देखो पूरा सिस्टमेटिक बताया गया है, अभिक्रिया का दर, ठीक है, शून्य कोटि के लिए आपका इकाई हो गया, ये आपके प्रथम कोटि के लिए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका नोट्स भी बना सकते हो। और यदि इसका नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा आपको देता हूं 968529 968529 100 रुपीज चार्ज लेना है तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।